नियम पढ़ा है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि फैराडे व लेंस के नियम से प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश का व्यंजक लिखो। तो हमें एक्चुअल में क्या निकालना है? प्रेरित धारा निकालनी है, मतलब धारा यानी करंट आई निकालना है, और प्रेरित आवेश निकालना है। आवेश का मतलब होता है चार्ज। तो देखो यहाँ पे हमें आई और क्यू, ये दो चीजें चाहिए। आई तो होती है आपकी धारा और क्यू होता है आपका आवेश। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, पहले पढ़ा हुआ है। अच्छा, धारा और आवेश के बीच में एक संबंध होता है, वो क्या होता है? I इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। आवेश में परिवर्तन की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। ये पढ़ा। हाँ। तो अगर हमारी धारा आ गई तो वहां से चार्ज निकाल सकते हैं, और चार्ज आ गया तो वहां से विद्युत धारा निकाल सकते हैं, अवकलन समाकलन करके एक दूसरे का। ठीक है, सपोज हमारे पास चार्ज आ गया, आवेश आ गया, तो हम आवेश का समय के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे, तो हमें यहाँ पे विद्युत धारा मिल जाएगी। और अगर हमें धारा मिल गई सपोज, और आवेश निकालना है, तो हम क्या करेंगे? टाइम के साथ उसका समाकलन कर देंगे। जैसे हमारे पास है डी क्यू, डी क्यू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा आई इंटू डी टी। ठीक है, अंदर तो हमें यहाँ से क्यों निकालना, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई डी टी, यानी समाकलन आई डी टी। ठीक है, तो इस तरह से एक चीज दूसरी अवकलन समाकलन के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दे रखा है फैराडे व लेंस के नियम से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल हम पहले ही निकाल चुके हैं। E इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी होता है। ठीक है, कल इस बात पे चर्चा हुई थी हमारी। फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या होता है? विद्युत वाहक बल। और एक्चुअल में ये जो विद्युत वाहक बल आया है, ये बल न होकर एक तरह से क्या होता है? विभव होता है। क्या होता है? विभव। विभव। ठीक है, और अगर n फेरे हैं कुंडली के अंदर तो E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। समीकरण नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे n है कुंडली में फेरों की संख्या, और फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। बी ए कोस थीटा पढ़ा था कल हमने, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फाई का मान। कोस और थीटा। जब प्रोडक्ट रिमूव करते हैं तो हमारे पास आ जाता है बी ए कोस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। आपका विद्युत सॉरी चुंबकीय क्षेत्र और उसका क्षेत्रफल ए, दोनों एक ही दिशा में। थीटा की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाई इक्वल्स टू हमारा आ जाता है बी इंटू ए, जहाँ पे बी और ए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और ए क्षेत्रफल का परिमाण होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, कुंडली में प्रेरित धारा क्या हो जाएगी? अच्छा, ओम का नियम ये पढ़ा है, V इक्वल्स टू आर आई। आई आर। हाँ, आई आर या आर आई, जो भी। V इक्वल्स टू आई आर, ये जो आपने पढ़ा है। यहाँ पे अगर आर, यस और नो, हाँ ये यस। आर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, इधर। अब देखो यहाँ पे V विभवांतर होता है, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आप कहना चाहो। तो V तो आपका क्या होता है? विभव होता है। और R क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध तो R ही लेंगे, और V की जगह हमारे पास यहाँ पे विभवांतर इंट्रोड्यूस है EMF के रूप में। ठीक है, तो E अपॉन R लिख सकता हूँ, I बराबर E अपॉन R। यस और नो? हेलो, हाँ समझ में आया? हाँ। ठीक है, तो देखो ये समीकरण लिखा हुआ है ओम के नियम से, I बराबर E अपॉन R। तो I बराबर E अपॉन R है, और E का मान है हमारे पास n माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। dt। ठीक है, I की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो E में R का भाग दे देंगे, यानी कि अगर E में R का भाग देंगे तो माइनस n डी फाई अपॉन डी टी तो ऊपर रह जाएगा, और R हमारा क्या आ जाएगा? नीचे। तो ये नीचे है तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, R अपॉन 1 करेंगे तो माइनस n अपॉन R डी फाई अपॉन डी टी। आई होप समझ में आया होगा। नहीं, ये वापिस से बताना यहाँ तो से। ये आ गया
ये आ गई आपकी विद्युत धारा। क्या क्या कह रहे हो? मतलब ये वापस बताना, वो मैं नवीन को बोल रही थी तब देखा नहीं ध्यान से। कोई बात नहीं, दोबारा से देख लो। E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी होता है हमारे पास, और I जो धारा है वो V अपॉन आर होती है। V की जगह हमारा विभव E है, EMF विभव ही होता है E अपॉन आर, यानी R का हमें क्या देना है, भाग देना है। तो I की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी अपॉन आर। ठीक है, R जब ये R डिनोमिनेटर में है तो इसके अपॉन में 1 लिया जा सकता है, यानी हाँ, ये 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, देखो आई आई। की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस एन अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी। अब समझ में आया? हाँ, तो ये इस तरह डी। से आप कैलकुलेट। आगे देखो, ठीक है। अब देखो, ये तो आ गई आपकी विद्युत धारा। अब आपको प्रेरित आवेश निकालना है। तो धारा और आवेश में क्या संबंध होता है, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था आपको, अगर आपके पास धारा आ जाए तो आवेश निकाल सकते हो, आवेश आ जाए तो धारा निकाल सकते हो। यहाँ पे वज्र गुणा करो तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अपॉन में 1। तो ये आपका हो जाएगा डी क्यू इक्वल्स टू आई इंटू डी टी। ठीक है, और अगर आपको हाँ, क्यू निकालना है तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन। तो देखो, इधर भी समाकलन और इधर भी समाकलन। ठीक है, समीकरण का ये नियम होता है कि उसके दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों में आप एक चीज कर सकते हो, एक चीज कॉमनली उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो अगर बाईं तरफ हमने समाकलन किया है तो दाईं तरफ भी समाकलन करना होगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन डी क्यू तो हो जाएगा आपका क्यू। ठीक है, और ये हो जाएगा आई इंटू डी टी। ठीक है, समझ में आया? अब आई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, क्या थी, माइनस एन अपॉन आर। तो माइनस का बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल एन अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी, यही था आई की वैल्यू, और इनटू डी टी था, डी टी, ये आई इंटू डी टी वाला डी टी तो है ही। क्या इस डी टी से ये डी टी कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो देखो, ये वाला डी टी इस डी टी से कैंसिल। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, माइनस इंटीग्रल एन अपॉन आर डी फाइव। ठीक है, समझ में आया ये वैल्यू? हाँ, ये 5B है। क्या डी फाइव अपॉन डी टी है ना, तो ये इंटू में भी तो डी टी है इस इंटीग्रेशन के साथ। क्यू की वैल्यू क्या आई आपकी, आई इंटू डी टी, समाकलन करके। तो आई हाँ, इंटू डी टी है, इस डी टी से ये डी टी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डी टी भाग में है और ये डी टी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस एन अपॉन आर डी फाइव। ठीक है, ये D5B देखो, है के फ्लक्स। हाँ डी फाइव भी, वो मैं फाइव बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं। तो बार बार आप फाइव ई और फाइव बी ऐसे मत डिस्टिंग्विश करो इनको, फाइव ई फाइव बी इस तरह से मत पढ़ो। मैं अगर फाइव बोल रहा हूँ तो वेल नोन है, मैं फाइव बी की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये सफिक्स में बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए यही होता है। तो देखो, इसमें हम, हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। ये समीकरण समझ में आया, माइनस एन अपॉन आर डी फाइव, माइनस साइन बार एन अपॉन आर डी फाइव बी। ठीक है, अब देखो, समाकलन करेंगे हम 5 1 से 5 2, 5 1 to 5 2। ठीक है, तो एन और आर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, तो आपका आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस एन अपॉन आर, और डी फाइव बी का समाकलन, जैसे डी एक्स का समाकलन एक्स होता है इसी तरह डी फाइव बी का फाइव बी हो जाएगा। ठीक है, फाइव बी, और अपर लिमिट है आपकी 5 2 और लोअर लिमिट है आपकी 5 1, इस तरह से लिखेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस एन अपॉन आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है आपकी 5 2, तो 5B2 माइनस 5B1।
ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आवेश आ गया। समझ। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस साइन जो बाहर ले रखा है इसको अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस वाली संख्या प्लस हो जाएगी और प्लस वाली संख्या माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस सॉरी एन अपॉन आर 5b1 माइनस 5b2। ये अपने लिखने के अलग अलग तरीके हैं। तो ये डेरिवेशन समझ में आया? हाँ, ये मैंने ऐसे कैसे कॉपी में उतार लिया सब कुछ। ठीक है, वेरी गुड। साथ साथ लिखते रहना चाहिए ताकि प्रैक्टिस में रहे। तो ये जो हमारे अभी पास ये भी लिखी है, Q की वैल्यू क्या आई, एन अपॉन आर माइनस साइन इसने मल्टीप्लाई कर रखा है 5b1 माइनस 5b2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चेंज दे रखा है 5(1) माइनस 5(2). ये बी है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए है, ये वेल नोन है। ठीक है, मैं सिंपली आपको 5 मान के ही बता रहा हूँ, 5(1) माइनस 5(2). अब देखो 5(1) माइनस 5(2) का मतलब क्या है कि एक संख्या जो 5 है उसमें से दूसरी संख्या घट रही है, इसका मतलब चेंज है दोनों के बीच में, और चेंज को हम डेल्टा से लिखते हैं। तो 5(1) माइनस 5(2) को डेल्टा 5 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इसको लिख सकते हो डेल्टा 5। तो 5। Q इक्वल्स टू एन अपॉन आर डेल्टा 5, और बी है मैग्नेटिक फील्ड के लिए है तो 5b। ठीक है, तो आई होप ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा। हाँ, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो प्रेरित धारा है वो किस तरह से उसकी दिशा होती है। तो उसके लिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है। दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे, यानी कि एक उंगली जिससे आप इशारा करते हो इंडेक्स फिंगर, उसको तर्जनी उंगली बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप मध्यमा और तर्जनी और अंगूठे इन तीनों का इस्तेमाल करते हो लिखने के लिए। ठीक है, ज्यादातर बच्चे पेन जिन 3 उंगलियों से पकड़ते हैं वो होती है अंगूठा, एक तर्जनी उंगली और एक मध्यमा उंगली। तो आई होप ये समझ में आया होगा, या वीडियो चालू करके समझाऊं? नहीं आ गया देखो देखो ये है आपकी तीनों उंगलियां, ये आपका अंगूठा है, ये है आपकी तर्जनी और ये उंगली है मध्यमा। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। एक दूसरे की लंबवत होती है, इस तरह से देखते हैं तो ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये तर्जनी और मध्यमा, और अंगूठा भी इन दोनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा व अंगूठे को लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए कि तर्जनी उंगली, जो हमारी तर्जनी उंगली है, ये चुंबक क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, अंगूठा चालक की गति की दिशा को, गति की दिशा मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग, ये वेग की दिशा को बताता है। और तीसरी चीज क्या बच गई आपकी, मध्यमा उंगली। तो मध्यमा ये बीच वाली जो उंगली है ये क्या बताती है, प्रेरित धारा की दिशा। तो वी बी एल तीनों इन दिशाओं को बताते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो वी बी एल आपको याद रहेगा? हाँ, भी पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो ये हाँ, बोल रहा है कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी को, तर्जनी उंगली, ठीक है, और अंगूठा आपको बता रहा है गति की दिशा वी को। तो अंगूठे से हाँ, शुरू करेंगे वी, फिर हम आएंगे इंडेक्स फिंगर या फिर हमारी तर्जनी उंगली जो बताती है बी, और लास्ट में आपकी सॉरी एल नहीं होगा, ये आई होगा। ठीक है, वी बी आई, आई होता है धारा की दिशा। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। वीबीएल एक फॉर्मूला है फोर्स का जो आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तब हमें ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम काम में आने वाला है। ठीक है, और एक आपका
बल का नियम भी होता है, दाहिने हाथ के बल का नियम, जिसके अंदर आप एक दाहिने हाथ को इस प्रकार से रखते हो कि आपकी जो उंगलियां हैं उनकी दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो अंगूठा होगा वो लंबवत होगा, वो धारा की दिशा को बताएगा, और जो हमारी हथेली है वो उन पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हाँ ये जब यूनिट आगे, हाँ जब आगे फिर से एप्लीकेशन होगा तब इसको दोबारा से हम रिकॉल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण, ठीक है, कैसा चुंबकीय क्षेत्र है? समरूप। समरूप का समरूप। मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो रहा, एक जैसा है। ठीक है, हम क्या करते थे, चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव करते थे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कमी होती थी, कमी भी हो सकती थी और बढ़ोतरी भी हो सकती थी, और उस कमी या वृद्धि की वजह से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित होता था, और उसकी वजह से प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती थी। ठीक जी। है, तो ये सब चीजें कब होती थी? जब आपका चुंबकीय क्षेत्र समरूप नहीं होता था, बदलाव उसमें वो बदल रहा होता था। लेकिन इस बार हम क्या ले रहे हैं कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण हमें क्या देखना है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इस बार बी बल। में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी गति में चेंज हो रहा है। तो देखो किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। एक चालक छड़ ले रखी है इन्होंने, और इस पर परपेंडिकुलर तीन चीजें लग रही हैं, तीन एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो आपका वी एक एक्सिस में है, दूसरे में बी है, और तीसरे में इसकी लेंथ है। ठीक है, और लेंथ के अकॉर्डिंग आपका क्या लग रही है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जिस तरह से आपकी लेंथ की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपकी विद्युत धारा है। तो आगे देखो, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत चालक छड़ ए बी स्थित है। चालक छड़ को बी व एल के लंबवत वी वेग से गति कराने पर चालक छड़ में इलेक्ट्रॉन पर लोरेंज बल हम पढ़ चुके हैं, क्यू वी बी, एफ इज क्यूवी इक्वल्स भी। टू क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसा कुछ था। तो हाँ। यहाँ पे v क्रॉस b होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तब साइन आता है, ये भी आपको पता है। हाँ इस लोरेंज बल के कारण इलेक्ट्रॉन चालक छड़ में ए से बी की ओर गति करने लगते हैं। लगते हैं। चालक में ए सिरे पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से धनावेश तथा बी सिरे में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर ऋणावेश उत्पन्न होता है, तथा चालक छड़ में स्थित वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू इंटू ई, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बारे में। याद करवाऊं, रिकॉल करवाऊं, ये पता है। एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। देखो, कूलम फोर्स क्या था? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो Q1 हाँ को मैंने स्मॉल q ले लिया, Q2 को हाँ। कैपिटल Q ले लिया, और इसको आर स्क्वायर ले लिया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता था आपका के अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसके अंदर आप स्मॉल q और मल्टीप्लाई कर दोगे तो के हाँ क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ, यानी ये भी हाँ। बल हो गया और ये भी बल हो गया। इसका मतलब आपका जो ये फॉर्मूला है एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, ये सही है। ठीक है, हाँ। आगे देखो, तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो आप समीकरण नंबर 1 में देख सकते हो, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा संतुलन की अवस्था में? तो टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा, मतलब एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एफ एम, दोनों का योग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। भाई कोई भी एक चीज है, मान लो ये मेरे पास क्या है, एक आयताकार कोई वस्तु रखी है, ठीक है, और ये स्थिर अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में, तो इसका मतलब इस पर सभी दिशाओं में लगने वाला बल जीरो है। मतलब जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है, जितना बल नीचे है उतना ही ऊपर है, तभी तो ये संतुलन की अवस्था में रहेगा। यस और नो? यस। संतुलन की अवस्था में सभी बल क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो मतलब एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एफ एम यानी मैग्नेटिक फोर्स,
दोनों का योग क्या हो जाएगा, 0 संतुलन की अवस्था में। तो एफ ई प्लस एफ एम इज इक्वल्स टू 0, एफ ई प्लस एफ एम इज इक्वल्स टू 0। एफ ई होता है आपका क्यू इंटू ई और एफ एम क्या होता है आपका क्यू वी क्रॉस बी। यस और नो? बी। यस। और दोनों का योग क्या है, 0। 0। अब देखो, अब मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू ई और क्यू वी भी इधर प्लस का उधर जाएगा तो इक्वल टू के उधर माइनस का क्यू वी क्रॉस बी, क्या ऐसे लिख सकते हैं? हाँ। ये इस तरफ भी क्यू है और उस तरफ भी क्यू है, तो मैं क्या करूं, इस क्यू से ये क्यू कैंसिल कर दूं, तो ई का मान आपका आ जाएगा माइनस का वी क्रॉस बी। यस और नो? यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो देखो, समीकरण नंबर 3 तक आपको समझ में आ गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है। E इज इक्वल्स टू माइनस वी क्रॉस बी होता है, ठीक है। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो हम क्या लेते हैं, साइन थीटा। ए क्रॉस बी अगर आपको लिखा हुआ है तो इसको लिखोगे आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास E इज इक्वल्स टू वी क्रॉस बी है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, E इज इक्वल्स टू वी बी साइन थीटा। यस साइन। और नो? यस। अब देखो, चित्र से हम समझेंगे हमारा चित्र क्या कहता है। एक बार वापस से, ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें v की दिशा ये है और b की दिशा ये है। यस और नो? देखो, ये v रहा, ये b रहा, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, 90 हाँ। डिग्री के कोण पे हैं। तो अभी अभी हमने देखा है E इज इक्वल्स टू वी बी साइन थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या मैं 90 रख सकता हूँ, 90। यस। तो ये हो जाएगा वी बी साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा आपका v इंटू बी, बीबी। ठीक है। तो ये आ जाएगा हाँ। आपका v बी बी। तो देखो, E इज इक्वल्स टू वी बी आ गया, यस। E इज टू वी बी, समीकरण नंबर 4। अब देखो, चालक छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र गुणा विस्थापन। अब ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी है। हमने विद्युत वाहक बल को पोटेंशियल माना था V, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर, और इसका फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर था कि नहीं था? मैंने 3-4 फॉर्मूले शुरू में आपको याद करवाए थे और कहा था इनका एप्लीकेशन हर जगह होता है। एक करवाया था F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो कलाम है। हाँ, एक करवाया था E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक करवाया था F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, जो अभी अभी यूज किए वही बता रहा हूँ, ठीक है। और एक करवाया था V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो ये विभव है आपका, ये विभव और इलेक्ट्रिकल, दो फॉर्मूले पकड़ना यहाँ पे लिख रहे हो आप साथ साथ। हाँ। जो दो फॉर्मूले मैंने बॉक्स में बंद किए हैं, इन फॉर्मूलों को एक बार पकड़ना, ठीक है। अगले दोबारा से इनको मिटा के लिख रहा हूँ, जगह की कमी है। E इज इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, के क्यू अपॉन आर, और V बराबर क्या लिखा, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, R यहाँ पे लेंथ है, डिस्टेंस ही तो है, हाँ, लंबाई। लंबाई है, ठीक है। तो अब फिर से देखेंगे एक बार थोड़ा सा। E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, तो मैं V जो है इसमें R से गुणा कर दूं और R का भाग दे दूं तो कोई दिक्कत? के क्यू अपॉन आर और R से मैंने गुणा कर दिया और R का ही भाग दे दिया, कट हो जाएगा ऊपर से नीचे। लेकिन हम ये कर क्यों रहे हैं, देखो नीचे वाला R इसको आर स्क्वायर बना देगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर V का मान, और गुणा में एक R, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं V बराबर विभव,
हेलो, हाँ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब देखो हम्म, E का मान के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इसके अंदर आ गया, मतलब इसकी जगह मैंने लिख दिया E इंटू आर। ठीक है, तो V बराबर E इंटू आर लिख सकते हैं। आर यहाँ पे लेंथ ही तो है, लंबाई तो है। तो हाँ देखो इसमें एक फॉर्मूला लिख रखा है। अच्छा, ई यहाँ पे हमारा जो विभव है वो E है, EMF स्मॉल e, है ना। हम्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, वो हाँ पोटेंशियली तो था, हम्म VE लिख सकते हैं। और E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये बड़ा E है। और R की जगह यहाँ पे L लेंथ ले रखी है, ठीक है। तो हम्म एक तरह से यही फॉर्मूला लिखा गया है, E इज इक्वल्स हम्म टू E इंटू एल। ई इंटू ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया है हमारे पास रिजल्ट। इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हो कि किस तरह से ये आया है, फिर आगे बढ़े हम। उतार लिया। उतार लिया, वेरी गुड। अब देखो E इज इक्वल्स टू E इंटू एल, लिखा हुआ है ना। चालक हाँ क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल इज इक्वल्स टू विद्युत क्षेत्र गुणा विस्थापन। ठीक है, हम्म तो विद्युत क्षेत्र हमारा क्या आया था, E इज इक्वल्स टू V इंटू बी आया था। हाँ मे बी स्मॉल E का मान E इंटू एल अभी ड्राइव किया है हमने, तो इस हाँ E की जगह V इंटू बी लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल्स टू V बी एल लिखा, और यही हमारा क्या आ गया, विद्युत आंसर वाहक बल आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखो, असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गति। तो इस बार तो हमारा क्या था, समरूप चुंबकीय क्षेत्र था, लेकिन इस बार हमारा चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, ऐसा असमरूप है या असमान है। हम्म ठीक है? तो उसमें बदलाव होगा, और उस बदलाव की वजह से कुछ ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगा, और उस ईएमएफ या विद्युत वाहक बल के कारण एक विद्युत धारा भी उत्पन्न होगी, और उसी विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा। तो देखो यहाँ पे एक आयताकार लूप लिया है आपने ए बी सी डी, असमान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, असमान है। एक जगह हाँ B1 ले रखा है इसने, और एक जगह B2 ले रखा है, ठीक है। इसका मतलब हम्म B1 B2 के बराबर नहीं है। नहीं है B1 अलग है, B2 अलग है, तो असमान चुंबकीय क्षेत्र हो गया ना। हम्म अब लूप की भुजा AB पर चुंबकीय क्षेत्र B1 तथा CD पर चुंबकीय क्षेत्र B2 है। टू लूप है की लंबाई L एवं भुजा B वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील है। तो इसके अंदर अब से बाईं ओर से लूप से गुजरने वाले फ्लक्स में कमी क्या हो जाएगी, फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू डेल्टा ए। ये फ्लक्स डेल्टा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट डी ए एस होता है, हाँ इंटीग्रल, बीडीएस है ना। अगर हम्म डी फाई लेते हैं तो इंटीग्रल मत लगाओ, अगर फाई ले रहे हो तो इंटीग्रल लगा दो। ठीक है, हाँ तो हम्म डी फाई आपका क्या हो जाएगा, बी डी ए हो जाएगा, हम्म फाइव बी इंटू डेल्टा ए। यहाँ पे डी एस भी क्षेत्रफल ही अल्पांश था, और डेल्टा हाँ ए भी क्या है, क्षेत्रफल अल्पांश ही है। ठीक है, तो क्षेत्रफल को आप लंबाई गुणा चौड़ाई लिख सकते हो ना। हम्म आयताकार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा उड़ाई चौड़ाई। तो अगर इसकी लंबाई आपने एल ली है और चौड़ाई भी यहाँ पे डी ली है शायद, देखो क्या ली हुई है। आपने ली है डेल्टा। जी अच्छा अच्छा, ये v वेग से गति कर रहा है x अक्ष की दिशा में, तो और डेल्टा t समय ले रहा है, तो डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, देखो ये वाला समीकरण समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। अगर समीकरण 2 आपको सॉरी समीकरण 1 समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर 1 आ गया तो आपको 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम्म समझो, देखो समीकरण 1 को समझते हैं। आपने लिखा है फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू डेल्टा ए।
ठीक है। और डेल्टा ए का मतलब है लंबाई गुणा चौड़ाई। डेल्टा ए एरिया है, एरिया का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसकी लंबाई तो एल है और चौड़ाई जो है ना वो मान लो बी है, ठीक है। चौड़ाई क्या है, बी है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इसकी जगह डेल्टा ए की जगह एल गुणा बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बी जो है ना इसको डायरेक्ट बी ना लिख करके वेग के रूप में लिखा है। तो देखो वेग क्या होता है, दूरी बटे समय, पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हाँ तो अब आपको वही। दूरी या लंबाई चाहिए, दूरी, दूरी तो है आपकी बी और समय है आपका डेल्टा टी, ठीक है। क्या है समय, डेल्टा टी। और एक वेग को इन्होंने लिखा है v, तो v बराबर b अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं, यस और नो। हाँ यस। अब यहाँ से b को अगर मैं निकालना चाहूं तो b का मान क्या हो जाएगा, v गुणा डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डेल्टा टी भाग में है, उधर जाएगा। हाँ तो b की गुणा जगह में। v इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। हाँ तो आपका डेल्टा ए एल गुणा बी लिखा हुआ है, तो एल की जगह तो आपने एल ही रहने दिया और बी की जगह आपने क्या कर दिया, v इंटू डेल्टा टी। तो इस जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एल गुणा v डेल्टा टी, यस और टी नो। यस। ठीक है। तो आपका फाई क्या आ जाएगा, b गुणा एल गुणा v डेल्टा टी, ठीक है। ये जो फाई आया b इंटू डेल्टा ए था, तो डेल्टा ए हाँ की जगह एल गुणा v गुणा डेल्टा टी लिख दिया। हाँ तो फाई आपका आ गया b इंटू एल गुणा v इंटू डेल्टा टी। टी तो फाई क्या आ गया आपका, फाई इज इक्वल्स टू b इंटू डेल्टा एल टी इंटू v इंटू डेल्टा टी, ठीक है। टी। ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण है, वो आपको आगे जैसे 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 क्लियर होता चला जाएगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो समीकरण एक समझ में आया, बी वन है v इंटू डेल्टा टी गुणा एल, ठीक है। हमने एल पहले लिख दिया, वो पहले बाद में कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से B2 के लिए फाइव B2 आ जाएगा आपका B2 इंटू वी इंटू डेल्टा टी इंटू एल। समीकरण दो भी आ गया ना, यस और नो। यस। बस अब देखो उसमें भी। लूप से पार, हाँ बस इसमें डी B2 है, तो वहां पे B1 ले लेंगे, यहाँ पे B2 ले लेंगे। ये आया कैसे, ये मैं आपको डेरिवेशन से अभी बता चुका हूँ। हाँ आगे देखो लूप में पार होने वाले फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, फाइव फाइव B2 माइनस फाइव B1, यानी फाइव टू माइनस फाइव वन। अब फाइव टू में से फाइव वन कैंसिल घटाएंगे तो यहाँ पे B1 और B2 ही डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो डेल्टा फाइव आ जाएगा आपका B2 माइनस B1 V इंटू डेल्टा टी इंटू एल। V इंटू डेल्टा टी इंटू एल कॉमन आ जाएगा, इसलिए इसको अलग से लिख दिया, और B2 माइनस B1। समीकरण 4 समझ में आया कि नहीं आया, समीकरण 4 हाँ आ गया। है ना। ठीक है, तो इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी टाइम हो गया है। ओके। ओके।